क्लास 10th की साइंस का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट हम लोग जो है वो करने वाले हैं। पूरा डिटेल में जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, सारे के सारे फंडे थ्योरी के साथ सब कुछ जो है वो आज हम लोग टेकअप करेंगे। प्लीज पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर हम लोग नोट भी जो है वो करने वाले हैं। और ये पीले पीले पेन के साथ सबसे पहले हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि चार्ज जो है वो क्या होता है। देखो, कभी भी आप थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर आप देखो ना, तो कैसे ये शुरुआत हुई सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, तो बहुत छोटे छोटे से फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स जब होने लगे, जब लोगों ने अपने बालों के साथ जो है वो स्केल को रब करके छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को जो है वो अट्रैक्ट करके मैजिक्स जो है वो दिखाने लगे, तो जो है इस चीज की ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन के लिए थ्योरीज जो है वो लोगों ने बनाने लगी। क्योंकि वहां पे हम लोगों के पास अगर देखा जाए तो दो ही तरह के फिजिकल फिनोमेनास जो है वो टेक प्लेस कर रहे थे। या तो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, या चीजें जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन को करने के लिए हम लोगों ने जो है वो थ्योरी को डिजाइन किया गया। और वो थ्योरी हम लोगों के पास क्या बोलती है कि इस अट्रैक्शन और हम लोगों के पास जो रिपल्शन के फिनोमेनाज है, इसको हम लोग दो तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, उसको फंडे को समझने के लिए हमने जो है वो एक टर्म कॉइन की, जिसको हम लोग जो है वो चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिससे कोई मैटर जो है या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो है वो फील कर रहा है, या हम लोगों के पास जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस को फील कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली जब चीजों को देखा गया तो हम लोगों ने जो है वो दो तरह के चार्जेस को जो है वो डिफाइन किया गया। एक हम लोगों के पास जो है वो कौन से चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और दूसरे हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये दोनों चार्जेस इनफ थे इस तरह के फंडों को समझाने के लिए। कैसे इनफ थे? देखो, हम लोगों ने क्या बोला कि थ्योरी ये बोलती है कि अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो हम लोगों के पास एक रिपल्शन वाला फिनोमेना जो है वो टेक प्लेस करेगा। या हम लोगों के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो भी रिपल्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी। जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि लाइक चार्जेस जो है, जो एक दूसरे के साथ सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास रिपल्शन जो है वो कर रहे हैं। ऐसे इसका उल्टा फंडा अगर हम लोग देखें तो ऑपोजिट चार्जेस अगर हम लोग लें, तो ऑपोजिट चार्जेस के अंदर जो फिनोमेना हम लोगों के पास देखने को मिला, वो अट्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो देखने को मिला। इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस है, मतलब जो चार्जेस सेम नहीं होते हैं, वो हम लोगों के पास अट्रैक्शन जो है वो कॉज कर रहे हैं। चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, वन एंड द सेम थिंग जो है वो हम लोगों के पास होती है। ठीक है, अब इस चीज पे जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज है, लेंथ है, टाइम को सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, लेंथ को हम लोग जो है वो मीटर्स में मेजर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है चार्जेस को जो है वो कैसे मेजर कर रहे हैं। तो एक कूलम करके साइंटिस्ट हुआ, काफी ज्यादा बड़ा योगदान है कूलम्स लॉ के ऊपर, बहुत सारी चीजें जो है वो बेस्ड है, और उसके नाम पे जो है वो चार्ज का यूनिट जो है वो बनाया गया, जिसको हम लोग कैपिटल C सिंबल से जो है वो डिनोट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए ना हम लोग जनरल जो है वो Q यूज करते हैं चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लो 5 और यहां पे साथ में हो गया क्या, कूलम, तो 5 कूलम। Q एक जनरल वेरिएबल है, जैसे टाइम के लिए हम लोग T इस्तेमाल कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग U इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही चार्ज के लिए या तो कैपिटल Q लिख दो या स्मॉल q लिख दो। तो ये दोनों ही हम लोगों के पास जो है वो यूज होते हैं एज ए वेरिएबल इस चीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यूनिट इसका जो है वो कूलम हो गया, और हम लोगों के पास इसको जो है वो कैपिटल C सिंबल से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये हम लोगों ने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। और इसी का कंप्लीमेंट्री पार्ट जो है वो अनलाइक चार्जेस का है। अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्शन जो है वो कॉज कर रहे हैं। और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है दुनिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो है वो कितना है। तो याद रखो, सबसे छोटा चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है, और उस चार्ज की वैल्यू, चार्ज ऑन द प्रोटॉन जो है वो प्लस का 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम जो है वो हम लोगों के पास होगा। और यही अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -e ये है हमारे पास। तो यही सेम माइनस में जो है वो क्वांटिटी के तौर पे जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास प्रोटॉन्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। वैल्यूज दोनों की मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो सेम है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स जो है वो इसकी वैल्यू होने वाली है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये सारा फंडा जो है वो आपको क्लियर है।
अब जो है वो इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स जो है वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, कौन से सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से चार्ज जो है वो इजीली फ्लो करता है, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से चार्ज जो है वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर पाता, उसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग टर्म जो है वो देखेंगे कि कंडक्टर्स हम लोगों के पास जो है वो क्या रहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। और इसके अंदर से जब चार्ज पास होता है तो उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बोल देते हैं। मतलब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो कंडक्टर्स की डेफिनेशन होगी। सारे मेटल्स, चाहे आप सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, सबके अंदर से जो है वो हम लोगों के पास जो है वो चार्ज पास करता है, इसलिए सबको हम लोग कंडक्टर्स बोल देते हैं। इवन कुछ फॉर्म्स ऑफ नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन है जो कि ग्रेफाइट है, इसको भी हम लोग जो है वो कंडक्टर बोल देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, मतलब अगर आप पानी के अंदर जो है वो आप नमक डाल दो कुछ अमाउंट ऑफ, तो वो नमक भी, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस रहते हैं, तो नमक भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब इवन ये एग्जांपल मैंने यहां पे इसलिए टेकअप किया ताकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जरूरी नहीं है कि कंडक्टर्स के लिए आपको एक सॉलिड चीज या एक तार को ही इमेजिन करके देखना। इवन लिक्विड्स कैन बी कंडक्टर्स। अगर किसी पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो डाल दें तो वो पर्टिकुलर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन भी जो है वो एक कंडक्टर की तरह जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है, इवन आप अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, काफी ज्यादा रेसिस्टेंस रहती है बट कंडक्ट करता है। तभी हम लोग जो है वो अगर हाई पोटेंशियल तार को जो पकड़ लेंगे तो हमारे अंदर से करंट फ्लो करके अर्थ तक जाएगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, आग भी लग सकती है, मरोगे तो पक्का ही मरोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कंडक्टर्स हम लोगों के पास क्या थे। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स इसी का कंप्लीमेंट्री पार्ट हो गया, जिसके अंदर से कैन नॉट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जिसके अंदर से पास नहीं कर सकता, उसको हम लोग जो है वो इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ग्लास का रॉड ले लो, इबोनाइट रॉड ले लो, रबर ले लो, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक ले लो, पेपर ले लो, सूखी लकड़ी ले लो, कॉटन ले लो, मिक्का ले लो, दलेर मेहंदी ले लो, बेकेलाइट ले लो, ड्राई आइस ले लो, कोई सा भी ले लो इसके अंदर से जो है इंसुलेटर्स हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करती है। मैं जूम करके चल रहा हूं, इंसुलेटर्स जो है वो आपको क्लियर है। और आज के डेट में बड़ा हॉट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन जो है वो आज की डेट में देखा जाए तो सोलर पैनल्स का काफी ज्यादा फैशन जो है वो देखने में मिल रहा है, जिसमें हम लोग सनलाइट को ट्रैप करके ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये आप समझो कि सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्या है हम लोगों के पास। तो आप इसको ऐसे देखो, मान लो ये कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है, मतलब कंडक्टर्स कितना कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोगों के पास क्या है, इंसुलेटर्स है। इंसुलेटर्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं और कंडक्टर्स जो है वो हम लोगों के पास इजीली चार्जेस को जो है वो कंडक्ट कर देते हैं। ये सब्सटेंसेस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कंडक्टिविटीज को शो नहीं करता है। मतलब सेमीकंडक्टर को आप नॉर्मली अगर रख दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से या चार्जेस उसके अंदर से पास नहीं होंगे। लेकिन स्पेशल तरह की फिजिकल रिफॉर्मेशंस के अंदर, जैसे अगर उसके ऊपर सनलाइट जो है वो आ रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो है ये इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए कुछ कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ कुछ इंसुलेटर्स हैं, लेकिन स्पेशल वेरिएशंस करने के बाद भी ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट और इंसुलेटर्स का और कंडक्टर्स का आपको क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, तो अब हम लोग जो है वो चीजों को डिफाइन करने लगे हैं। चार्ज का फ्लो करता है तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। अब यहां पे एक हम लोग टर्म जो है वो डिफाइन करते हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सर्टेन टाइम के अंदर, उसको हम लोग जो है उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बोल देते हैं। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से, मतलब इस तार के अंदर से निकल के जा रहा है एक सेकंड के अंदर, तो चार्ज को हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं Q से, और कितना चार्ज पर यूनिट टाइम जा रहा है तो Q/T। इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और इसको डिफाइन जो है, मतलब सिंबल जो है वो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, I सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कितना चार्ज
पर यूनिट टाइम एक सर्टेन जगह से फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो करंट I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q/T हम लोगों के पास जो है वो होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो करंट फ्लो कर रहा है ना, डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो ओडोमीटर है, मेजर कर रहा है, या आपकी वहां पे जो है वो एक्टिवा पे, बाइक पे, गाड़ी पे जो है वो लगा होता है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम लोगों की उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, जैसे टाइम है, स्टॉप वॉच से हम लोग जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है करंट को कैसे मेजर करते हैं। तो याद रखो एक डिवाइस है एमीटर, जो हम लोगों के पास जो है वो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्टेन जगह से फ्लो कर रहा उसको मेजर करने का काम जो है वो करता है। उसके बाद करंट को हम लोग I से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो चार्ज की यूनिट क्या है, सबको मालूम है, चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की यूनिट क्या होगी, कूलम बाय सेकंड। इस कूलम बाय सेकंड को ना हम लोग एक नई टर्म इसके लिए कॉइन करते हैं, वो क्या, एम्पियर, और इसको हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल E, सॉरी कैपिटल A। तो एमीटर जो है वो एम्पियर के जैसा ही एक टर्म है, ठीक है। एमीटर M उसने एम्पियर से ले लिया, और मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी चीज को जो है वो मेजर कर रहा, तो एम्पियर को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कूलम पर सेकंड जो है वो हम लोगों के पास एक चार्ज है पर सेकंड, जिसको हम लोग जो है वो करंट बोल देते हैं, ठीक है। और एम्पियर यहां पे कूलम पर सेकंड हो गया, करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर है, इसको हम लोग कैपिटल A से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आप जो है वो डिफाइन करो कि 1 एम्पियर का क्या मतलब है, इसको भी यहां पे डिफाइन कर देते हैं। तो करंट ले लो, हम लोगों के पास क्या हो गया, Q/T हो गया। अब सपोज कर लो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम और टाइम की भी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 सेकंड ले ली। यही वैल्यू यहां पुट कर दो तो 1 कूलम बाय 1 सेकंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बेसिकली अगर डिफाइन करना हो किसी को तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट जो कब फ्लो कर रहा है, जब 1 कूलम का चार्ज जो है वो 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर जगह से निकल के जा रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो 1 एम्पियर बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन बेसिक जो है वो उस पर नजर मारो, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलती है कि अगर 1 कूलम का चार्ज एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के अंदर जो है वो पास कर रहा है, तो उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ना कुछ अल्टरनेट यूनिट्स हैं, कई बार 1 कूलम का चार्ज 1 एम्पियर का चार्ज नहीं फ्लो कर रहा, तो उसके लिए कौन सी अल्टरनेट यूनिट्स जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक हमारे पास टर्म रहती है विच इज मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है हम लोगों के पास 10⁻³ एम्पियर। कहीं पे भी जैसे मिलीमीटर हो 10⁻³ मीटर हो गया, मिली कूलम हो 10⁻³ तो मिली जो हमारे पास प्रीफिक्स लगा रहे हैं इसके आगे, मतलब इसके आगे लगा रहे हैं, उसका मतलब हमारे पास जो है वो 10⁻³ जो है वो होता है। उसके बाद एक और टर्म आती है हमारे पास माइक्रो एम्पियर, जिसको हम लोग म्यू ए भी बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। और इसका मतलब हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, 10⁻⁻6 जो है वो एम्पियर हम लोगों के पास इसका मतलब जो है वो होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास करंट क्या रहता है, क्या उसकी यूनिट्स है, 1 एम्पियर जो है वो हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उसको मेजर कर रहे हैं, कौन कौन से अल्टरनेट यूनिट्स हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो देखने वाले हैं हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों के पास क्या है, इसको ना यार समझाने के लिए ना कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन जो है वो बहुत बड़ा क्रिएट होता रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना तुम लोग ऐसे समझो, एकदम सिंपल भाषा, देसी भाषा में समझाऊंगा। मान लो इसको पहले तो ना पेज को हटाते हैं, यहां से बढ़िया वाला खाली पेज लेके आते हैं और फिर मैं डिफाइन करता हूं। मान लो ये है हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री, कोई भी नाम नहीं ले रहा मैं, बदल सकता है वीडियो देखते टाइम पे, ठीक है। और ये मेरे जैसा कोई आम आदमी है, ये नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं, ये पीएम है, इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री है, कोई भी हो सकता है, कोई भी बदल सकता है। इसको आप ऐसे समझो कि इस तक पहुंचना ऑब्वियसली बहुत सारे लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो हम लोगों के पास होगी। फर्स्ट लेवल जो उसके बिल्कुल साथ रह रहे हैं बॉडीगार्ड्स, ये सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगा, ये थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगा, पता नहीं कितने लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जो है इस प्रधानमंत्री का आज की डेट में जो है वो होगा। तो ही एज अ कॉमन मैन, ये मान लो कोई मेरे जैसा, नहीं नॉट मेरे जैसा, ये कोई टेरर क्रिएट करने वाला आदमी है। टेररिस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो टेररिस्ट भाई हैं मेरे नाराज हो जाएंगे,
बच्चे तो देख नहीं रहे हैं आजकल, तो मुझे लगता है शायद टेररिस्ट ही देख रहे हैं हम लोगों को, तो वो नाराज नहीं करना भाई, हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, तो टेररिस्ट हम, ठीक है। तो अब इसको अप्रोच करना है, या मेरे जैसे एक आम आदमी को, ये तुम्हारे अपने गगन सर है, इसको अप्रोच करना है, ठीक है। किसको जल्दी अप्रोच कर पाएगा? आएगा भाई, कहीं घुसा, गोली मारी, काम खत्म, कोई लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, हम आम आदमी है, कोई मतलब ही नहीं है किसी सिक्योरिटी से, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक पहुंचना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है इस पॉइंट तक पहुंचना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है इसके अंदर। तो हम बोलेंगे इस बंदे का पोटेंशियल, इस बंदे की अपनी ताकत क्या है? एकदम जीरो है, बेकार, ठीक है, कोई ताकत ही नहीं है इस बंदे के अंदर। कोई भी आएगा, घुसेगा और कुछ भी करेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हां, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो इस बंदे को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जो है वो यहां पे हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि इस बंदे का जो पोटेंशियल है, इस बंदे का जो हमारे पास पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसके सामने अगर आपको यहां से यहां भी मूव करना है ना, तो भाई 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है पास करनी पड़े। इसी को हम लोग पोटेंशियल बोल देते हैं, एकदम सिंपल देसी भाषा में समझ लो। पोटेंशियल का मतलब है चार्ज की ताकत। अब ये चार्ज है, इसको अगर मैं दूसरी भाषा में चेंज कर दूं, और ये भी हम लोगों के पास जो है वो चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के सामने अगर कोई दूसरा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपने मूवमेंट के अंदर, उसको इस चार्ज की ताकत हम लोग जो है वो बोल देते हैं। जिसको बोलते हैं अपना कोई प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जांपल जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लो। क्या अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहे हो किसी व्यक्ति के सामने, वो बहुत बड़ा ओहदा रखता है, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसका लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अब यही काम मेरे जैसा आदमी है, ठीक है, एक आम आदमी है, तो वो क्या करेगा? कोई भी आदमी आएगा, इधर घुसा इधर घुसा इधर घुसा, कहीं भी मूव कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इस आदमी की ताकत जो है वो कम है। इसी को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब इसी चीज को हम लोग चार्जेस की फॉर्म में जो है वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब चार्जेस की फॉर्म में क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है मूव करने के लिए। किसको? अब किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं एक बहुत दूर से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, किसी की फील्ड में, किसी के दायरे में। मेरा दायरा बहुत वीक है, इसलिए मेरा पोटेंशियल बहुत कम है, मैं एज ए चार्ज बात कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री का दायरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। इसका मतलब उसके सामने मूव करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, काफी ज्यादा वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। यही चीज को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नली किसी चार्ज को पर यूनिट चार्ज मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। पोटेंशियल को हम लोग जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं? पहले तो इसके लिए V जो है वो हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल के लिए। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज अ पोटेंशियल। वो हम लोगों के पास जो है वो पोटेंशियल की बात जो है वो हो रही है। अब क्वेश्चन आता है, वर्क डन कर कौन रहा है? वो मोदी कर रहा है, या वो टेररिस्ट कर रहा है जो उसको अप्रोच कर रहा था, या वो प्रधानमंत्री कर रहा है, या कोई और कर रहा है? मोदी वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हम लोग, ठीक है, कहीं यूट्यूब वाले हमारे दिक्कत करने लग जाए, ठीक है। तो आप अभी ऐसे समझो कि पोटेंशियल से मतलब आप ऐसे समझो कि हम लोगों के पास कितना वर्क डन जो है वो करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर पर यूनिट चार्ज मूव करने के लिए। किसको? जो आदमी उसकी विसिनिटी में आ रहा है, वो किसका पोटेंशियल है? वो उस चार्ज का पोटेंशियल है, उस चार्ज की ताकत है। मतलब टेररिस्ट कितना वर्क डन कर रहा पर यूनिट उसकी औकात, ठीक है, वो प्रधानमंत्री का पोटेंशियल है, ना कि टेररिस्ट का। तो वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन जो चार्ज आ रहा है वो कर रहा है। एक इस चीज को अंडरस्टैंड करो, वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन मतलब एफर्ट कौन लगा रहा है आने के लिए? वो एक्सटर्नल आदमी, वो टेररिस्ट, ठीक है। आ किसके सामने रहा है? वो किसी भी प्रधानमंत्री के ओहदे वाले आदमी के सामने आ रहा है। तो पोटेंशियल किसका हुआ? प्रधानमंत्री का हुआ। टेररिस्ट का तो वर्क डन से हमने उसको नापा है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ा भाई, ये प्रधानमंत्री था इसीलिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग वहां पे कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को। यही सेम चीज है भाई कि पोटेंशियल कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो लगाना पड़ रहा है, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को वर्क डन लगाना पड़ रहा है एक सर्टेन चार्ज की विसिनिटी में आने के लिए, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल था क्या? देख लीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। वर्क डन की यूनिट हम लोगों के पास क्या रहती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है हम लोगों के पास? कूलम। तो जूल पर कूलम को हम लोग एक नई टर्म डिफाइन करते हैं,
जिसको हम लोग जो है वो वोल्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वोल्ट जो है वो हो जाती है। तो पोटेंशियल को किसके अंदर हम लोग जो है वो मेजर कर रहे हैं, वोल्ट के अंदर जो है वो हम लोग मेजर कर रहे हैं। और कौन सा डिवाइस है, जैसे एमीटर था एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी टर्म जो है वो भी आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो, ये कोई मेन चार्ज था Q, ये कोई चार्ज है जो इसके सामने आ रहा है 1 पॉइंट से ये 2 पॉइंट तक। तो इसने यहां से यहां जाने में कितना इसका एनर्जी लगा इसके सामने मूव करने में, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब यहां से यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करना हो, वर्क डन क्या, यूनिट चार्ज का कहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, मतलब इसकी इन्फ्लुएंस के अंदर, इसके सामने आप जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हो, तो कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगा। ठीक है, और अगर हम लोगों के पास, इसको आप ऐसे समझो कि पोटेंशियल जो टर्म है वो किसके बराबर थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर थी। अगर वर्क डन की वैल्यू मेरे पास 1 जूल है और चार्ज मेरे पास 1 कूलम है, तो पोटेंशियल जो है वो 1 जूल पर कूलम होगा, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट जो है वो बोल देंगे। तो अगर 1 वोल्ट को आपको जो है वो डिफाइन करना हो, तो अगर 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो आपको डन करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जो है वो 1 वोल्ट जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हम लोग समझने वाले हैं। किसी भी सर्किट के अंदर से अगर चार्ज फ्लो कर रहा, तो सर्किट की ना कुछ कैटेगरीज आपको होनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए पहले तो ना कुछ सिंबल्स मैं आपको बेसिक बता दूं जो एकदम इस्तेमाल हो रहे हैं। एक छोटी डंडा, एक बड़ा डंडा, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां से भी हम लोग सोर्स जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, जहां से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स है। और बहुत सारे सेल्स ऐसे अगर एक दूसरे के साथ लगे हो ना, तो इनको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं। मैं वही सिंबल्स इस्तेमाल कर रहा हूं जो एकदम इस्तेमाल होने वाले हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो देखे जाते हैं। इसको बैटरी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये सिंबल हम लोग जो है ये स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, बल्ब के लिए। ठीक है, ये सिंबल जो है ये एकदम उबड़ खाबड़ सा रास्ता, क्योंकि करंट किसी भी डिवाइस के अंदर से अगर पास हो रहा होता ना, तो उस डिवाइस उस अमाउंट ऑफ करंट को, चार्जेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, एनर्जी को, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो वहां पे एनर्जी जो है वो यूज होती है। और इस चीज को हम लोग बोल देते हैं क्या, रेसिस्टेंस। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कशन जो है वो कुछ देर में करने वाला हूं। तो ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक की है जो कि ओपन है। ठीक है, मतलब ओपन की का मतलब ये है कि बटन जो है वो ऑफ है। ठीक है, और ये हमारे पास एक की है जो कि क्लोज्ड की है। ठीक है, और इसको अगर मैं सारी चीजों को बेसिक इस्तेमाल करूं, तो ये मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है और ये एक कोई डिवाइस लगा हुआ है, ये दूसरा हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, और यहां से जो है वो करंट आ रहा है। अगर ये सर्किट बीच में से टूटा होगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। करंट के फ्लो करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोगों को जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि सर्किट जो है वो पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये तार है, ये तार है, आपस में अगर जुड़ी नहीं होगी तो इस तार का जो करंट है वो इस तार में फ्लो नहीं करेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो ऐसे है, बीच में गैप है थोड़ा सा, तो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन ने जो वो जंप मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन भैया तभी फ्लो करेगा जब तारें जो है वो आपस में जुड़ी होंगी। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन को नहीं पता, उसकी बुद्धि नहीं है, उसको पीछे से धक्का आ रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अंधा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मार सकता। तो याद रखो कि हम लोगों के पास ओपन सर्किट के अंदर जो है वो करंट फ्लो नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कौन से सर्किट में जो है वो हमारे पास करंट फ्लो करेगा, क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो है वो हमारे पास करंट फ्लो करेगा। ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ये सारी तारें एक दूसरे के साथ प्रॉपरली जो है वो कनेक्टेड होंगी, बीच में गैप होगा, कहीं पे भी तार ब्रेक होगी, ओपन सर्किट होगा, तो करंट का फ्लो करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है वो इनकी कुछ डेफिनेशंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक कंटिन्यूअस पाथ है कंडक्टिंग वायर्स का और कुछ रेसिस्टेंसेस का, जैसे लैंप्स हो गए, बल्ब्स हो गए, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कोने बैटरी के जो कॉर्नर्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है, ताकि बैटरी से करंट जो है वो डिराइव करके उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो है वो फ्लो करे, तो उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। अब हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो दो टाइप का है। एक कौन सा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर से भैया कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ओपन सर्किट एकदम खुला सर्किट है, बीच में से कहीं ना कहीं पे जो है वो वायर ब्रेक हो रखी है, की जो है वो याद निकाल रखी है, वायर का ब्रेक हो रखा है, तो ऐसे पॉइंट्स पे करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ऐसे सर्किट्स को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं? ओपन सर्किट्स बोल देते हैं। उसके बाद एक और टर्म रहती है हम लोगों के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट्स जो है वो बोल देते हैं। अब क्लोज सर्किट क्या? क्लोज सर्किट है सारी तारें बराबर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऑफ द बैटरी से जो है वो चल के दूसरे पॉइंट ऑफ द बैटरी तक रीच आउट कर रहा है बिना किसी ब्रेक के, और सारे अप्लायंसेस जो भी उसके साथ अटैच है उन अप्लायंसेस को जो है वो लाइटन कर रहा, तो उसको हम लोग जो है वो क्लोज सर्किट बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है ओपन क्लोज सर्किट का आपको क्लियर है। ओम्स लॉ जो है वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओम्स लॉ हम लोगों के पास एक रिलेशनशिप देता है, किसके अंदर? अभी तक हम लोगों ने जो वो करंट को अंडरस्टैंड करा है, अभी तक हम लोगों ने जो वो पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करा है, अब उसी के ऊपर जो है वो हम लोग एक फंडा सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग जो है वो बोलेंगे कि यार करंट और पोटेंशियल आपस में कैसे कोरिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं करंट की या अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो इनका आपस में मतलब क्या है? तो एक साइंटिस्ट हुए हमारे पास ओम, उसने बहुत सारा वर्कआउट जो है वो इसके ऊपर किया। उसने क्या किया, एक बैटरी ली और एक कोई भी अप्लायंस इस पर्टिकुलर बैटरी से या सेल से जो है वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर उसने एक डिवाइस लगाया जिससे वो करंट को जो है वो मेजर कर रहा। उस डिवाइस का नाम अगर हम लोग देखें यहां पे, तो उस डिवाइस का नाम होता है, यहां पे उसने लगा दिया एमीटर। ठीक है, यहां पे क्या लगा दिया उसने? एमीटर जो है वो लगा दिया। ये एमीटर किस चीज का सिंबल है? ये एमीटर है हम लोगों के पास, और ये एमीटर करता क्या है हम लोगों के पास? करंट को जो है वो मेजर करता है कि सर्किट के अंदर से कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये बैटरी है, सॉरी रेसिस्टेंस है R, और ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, और यहां पे उसने एक डिवाइस लगाया कि इस बैटरी के अराउंड कितना पोटेंशियल हम लोगों के पास जो है वो है मेजर करने के लिए। क्योंकि पोटेंशियल मेजर करने के लिए उसने यहां पे बट ऑब्वियसली क्या लगाया होगा? वोल्ट मीटर जो है वो लगाया होगा, और करंट को मेजर करने के लिए उसने क्या लगाया हम लोगों के पास? एमीटर जो है वो लगाया। तो एमीटर ऐसे लगाया, वोल्ट मीटर ऐसे क्यों लगाया? देखो, करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से, तो अगर मैं यहां पे जो है वो एमीटर लगा रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो जितना करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है वही सेम करंट जो है वो इस एमीटर से भी फ्लो कर रहा है। तो हम लोग जो है वो मेजर कर सकते हैं कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर यही चीज को आप अंडरस्टैंड करो, ये मान लीजिए रेसिस्टेंस है और एमीटर को मैं इधर लगा दूं यहां पे, तो क्या होगा? आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। करंट मेरे को मेजर करना था इस सर्किट के अंदर, लेकिन हुआ क्या? करंट यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां पे करंट के पास दो रास्ते हैं, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। मतलब जो करंट मेरे को मेजर करना था वो एक्चुअली मेजर नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन ही उसका मैं मेजर कर पा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं हम लोगों के पास ये रेसिस्टेंस के पैरेलल वाला, इसको बोलते हैं एमीटर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है। तो एमीटर कभी भी हम लोग जो है वो पैरेलल में नहीं लगाते हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो गलत फंडा है। क्योंकि एमीटर अगर पैरेलल में लगेगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट को ही जो है वो मेजर कर पाएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ करंट ही इसके अंदर से जो है वो फ्लो करेगा। क्योंकि मैंने जो है वो करंट मेजर करना, करंट तभी मैं मेजर कर पाऊंगा जब इस पर्टिकुलर एमीटर के अंदर से पूरा का पूरा वही सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो निकल रहा है। अब वो सेम अमाउंट ऑफ करंट तभी निकल सकता है जब हम लोगों के पास ये एमीटर जो है वो एक सीरीज सर्किट के अंदर जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो एमीटर को सीरीज में कैसे बोला? कि ये हमारे पास रेसिस्टेंस था, बिल्कुल इसके साथ ही ये कनेक्टेड है, कहीं पे भी बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हम लोगों के पास ये इधर उधर डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा हो। इसलिए एमीटर हमेशा और हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज के अंदर ही जो है वो लगाया जाता है। तो एमीटर एक सर्किट है जो यहां पे किस चीज को मेजर कर रहा है? करंट को जो है वो मेजर कर रहा है। ऐसे ही हम लोगों के पास एक दूसरा सर्किट है जो कि हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए जो है वो लगाया हुआ, जिसको हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं? वोल्ट मीटर जो है
वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगा रखा है हमने रेसिस्टेंस के, एमीटर हमने सीरीज में लगाया था। एमीटर को क्यों सीरीज में लगा रखा है ये सब बच्चों को जो है वो क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वोल्ट मीटर जो है वो हमने पैरेलल के अंदर जो है वो क्यों लगाया हुआ। अब वोल्ट मीटर को आप ऐसे समझो, वोल्ट मीटर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम कर रहा है। एक चीज को समझना, अब देखो यार, किसी भी चीज का डिफरेंस अगर मेरे को मेजर करना हो तो जब तक मैं उसके दोनों कोने पकड़ के नहीं देखूंगा तब तक मेरे को पता नहीं लगेगा भैया कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब मान लो मेरे को मेजर करना है इस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कितना है, तो मैंने यहां पे जो है वो थर्मोमीटर लगा दिया, तो थर्मोमीटर ने जो है वो इसका टेम्परेचर मेरे को शो कर दिया। अब मैंने मेजर करना है कि भैया इस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर इस पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर से कैसे वेरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक थर्मोमीटर मैं यहां लगाऊंगा, एक थर्मोमीटर यहां लगाऊंगा, ताकि दोनों का मेजर हो और उसके बाद जो है वो मैं डिफरेंस की रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकूं। तो यही चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से ही पता लग रहा है भैया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब तक उन दोनों पॉइंट्स को नहीं पकड़ेंगे या जब तक उन दोनों पॉइंट्स के साथ अटैचमेंट्स जो है वो नहीं करेंगे वायर की, तब तक हम लोग डिफरेंस थोड़ी ना मेजर कर सकते। तो ये एक चीज याद रखो आप अपने दिमाग में कि पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी हमारे पास बात हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हमेशा और हमेशा ही जो है वो पैरेलल के अंदर जो है वो लगाया जाता है। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो है वो इसको लगाया जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ समझने से पहले ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर है। उसके अलावा जो है ना वो मैं कुछ ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूं कि एमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। और वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, हम लोग जो है वो पैरेलल के अंदर जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे देखना, अब मैं एक सर्किट यहां पे जो है वो ओपन आपके साथ बना देता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टेंस था और ये मैंने जो है वो एमीटर लगाया और यहां पे जो है वो मेरे पास एक बैटरी जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने मेजर करना है करंट, हमने लगाया भाई रेजिस्टेंस इसके अंदर, एमीटर इसके अंदर। अब एमीटर में भी अगर कुछ घर्षण है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एमीटर भी जो है वो कुछ ना कुछ करंट को खपा रहा है, खा रहा है, ईट अप कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को जो फ्लो कर रहा है उसको ज्यादा यूज कर रहा है, तो चार्ज इसके अंदर से जो है वो वेरी कर जाएगा। क्योंकि कुछ चार्ज यहां खर्च हो गया, कुछ चार्ज यहां खर्च हो गया, तो चार्ज वेरी कर जाएगा। मतलब मेरे को मेजर करना था करंट, मैंने एक डिवाइस लगाया जिसने आते ही चार्ज को वेरी करवा दिया। सोचने वाली बात है भाई, तो उसको थोड़ी ना इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था इस सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, जिसके लिए मैंने उसके अंदर जो है वो कौन सा डिवाइस लगाया, एमीटर जो है वो लगाया। अब एमीटर के लगाते ही अगर सर्किट का करंट ही चेंज हो गया फिर क्या फायदा। तो इसका मतलब मेरे को एमीटर कुछ इस तरह के बनाने हैं जिन एमीटर्स की एक लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हो, मतलब वो ज्यादा एनर्जी ना खपाएं, उसके अंदर से ज्यादा घर्षण ना हो, ज्यादा रेसिस्टेंस जो है वो चार्जेस को फ्लो करने में ना मिले, तभी मैं इस एमीटर को जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूं। क्योंकि अगर ये भी एनर्जी को खपाने लगा, ये भी रेसिस्टेंस जो है वो शो करने लगा, तो इसके लगाते ही सर्किट के अंदर जो है वो करंट ही वेरी कर जाएगा। तो जिसका क्या फायदा है यार, हमने करंट मेजर करना था, हमने एमीटर लगाया, एमीटर लगाते करंट जो वेरी कर गया, वेरी कर गया, तो वेरी करंट थोड़ी ना अपने को चाहिए, अपने को तो वो करंट चाहिए था जो सर्किट में एक्चुअल में फ्लो कर रहा था। तो इतना ज्यादा एरर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों के पास लो रेसिस्टेंस, और आइडियल एमीटर की बात करूं तो बिल्कुल ही एक नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस या जीरो रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, और वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मीटर को भी तुम समझ लो। वोल्ट मीटर क्या है, इसको आप ऐसे देखो, ये सर्किट है, ये मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है और ये जो है वो मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है। मैंने वोल्ट मीटर लगाया कहां पे, इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जगह पे वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, इसके अंदर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा उसको मेजर करना है। क्योंकि ऑलरेडी इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, मानते हो, जब वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ था। अब मेरे को उसी सर्किट के करंट को जो है वहां से कैलकुलेट करना था, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, उसी की वैल्यू से मेरे को कैलकुलेट करना था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है। अब मान लो मैंने वोल्ट मीटर लगाया इसके अंदर, अब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है तो पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। इसके लगाते ही सर्किट का जो है वो कुछ करंट इसके अंदर से जाने लगे, तो इसके अंदर से तो करंट अब कम फ्लो करेगा, क्योंकि कुछ करंट जो है वो उसको और जगह मिल गई, यहां पे चला गया। क्योंकि तारों पे तो करंट फ्लो करना है, तार को तो नहीं पता भैया आगे क्या लगा हुआ है, तार तो फटाफट से पीछे से करंट आ रहा है वो आगे फ्लो करवा देगी, सिंपल सी बात है। तो कुछ करंट अगर यहां पे फ्लो कर गया तो इधर की रीडिंग तो चेंज होगी, सोचने वाली बात है।
अब अपने को तो ये वाली रीडिंग चाहिए थी, इसी के लिए तो हमने वोल्ट मीटर लगाया। अगर ये रीडिंग ही बदल गई फिर वोल्ट मीटर का फायदा क्या? इसका मतलब वोल्ट मीटर कुछ ऐसा बना होना चाहिए कि भाई यहां से जो है वो बिल्कुल भी करंट जो है वो फ्लो ना करे, जितना करंट इधर से फ्लो कर रहा है वो सेम ही रहे। तो ऐसे केसेस में इस वोल्ट मीटर के अंदर से अगर करंट फ्लो ना करे तो हम लोगों को इतनी ज्यादा रेसिस्टेंस देनी है कि चार्ज नॉर्मली उसके अंदर से पास कर ही नहीं रहा, इतना ज्यादा घर्षण देना है, इतना ज्यादा रेसिस्ट करना है उसको कि उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो उसकी इनफाइनाइट रेसिस्टेंस जो है वो रहती है। कनेक्ट उसको जो है वो हम लोग किसमें करते हैं, पैरेलल के अंदर जो है वो करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं वोल्ट मीटर्स आइडियल केसेस में और नॉन आइडियल केसेस में क्या होने चाहिए। अब हम लोगों के पास क्या रहता है ना, कई बार जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं फिजिक्स में, तो एक ये डिवाइस है, ये बहुत फेमस डिवाइस है जिसको हम लोग रियोस्टैट जो है वो बोल देते हैं। रियोस्टैट का जो सिंबल है, ये मेरे पास रेसिस्टेंस है और ये वेरी कर रही है रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस जो है वो बोल देते हैं। कई बार सर्किट के अंदर क्या होता है, हमने ना करंट को चेंज करना होता है, अब बार बार बैटरीज बदलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस ही बदल देते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने रेसिस्टेंस क्रिएट की कुछ 10 की, फिर अपने को चाहिए अभी 50 की चाहिए, अभी 60 की चाहिए, अभी 100 की चाहिए, तो हमारे अंदर उसके अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस है। मैं जब रेसिस्टेंस कराऊंगा तो आपको अच्छे से जो है वो समझा दूंगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस आती हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है वो रियोस्टैट बोल देते हैं। तो ऐसा डिवाइस जिसके अंदर से रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज की जाती है उसको हम लोग रियोस्टैट बोलते हैं। और रियोस्टैट का सिंबल आपको सिंपली जो है वो कैसे बनाना है, एक रेसिस्टेंस का सिंबल बनाओ, उसके ऊपर इस तरह से जो है वो एरो लगा दो, क्योंकि एरो हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरी कर रही है। तो रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो है वो अपने सर्किट के अंदर करंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये वाला फंडा आपको क्लियर। ओम्स लॉ की जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। रेसिस्टेंसेस को, करंट को, पोटेंशियल्स को हम लोग जो है वो देख चुके हैं, रेसिस्टेंस को भी देखना बाकी है। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम लोगों के पास बात की जाए तो क्या चीज है, ये बैटरी जो है वो अटैच है, ये सेल जो है वो अटैच है, ये पोटेंशियल है इस सेल का भी, इस सर्किट के अंदर से जो है वो करंट फ्लो करेगा आई, इस सर्किट की रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास क्या है, आर है, ठीक है। अब एक चीज सोचने वाली है, वो क्या, बिल्कुल कॉमन सेंस और बेसिक से जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जितना बैटरी का पोटेंशियल हम लोगों के पास होगा, जितनी बैटरी की ताकत जो है वो हम लोगों के पास होगी, वो उतना जोर से चार्जेस को जो है वो धक्का लगाएगी। इसका मतलब उतना ज्यादा करंट जो है वो हम लोगों के पास फ्लो करेगा। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोल लो, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल लो, पोटेंशियल जो है वो बोल लो, ठीक है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि बैटरी के पोटेंशियल पे ही, बैटरी से ही चार्ज निकल रहा है। जितनी ज्यादा बैटरी के अंदर ताकत होगी भैया, उतना जोर से चार्ज को जो है वो धक्का लगाने वाली, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को धक्का लगाने वाली है पर सेकंड। इसका मतलब उतना ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा हम लोगों के पास। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम लोग जो है वो कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स I और V इज इक्वल टू R टाइम्स I। इस कांस्टेंट को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस जो है वो बोलते हैं, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना जो है वो पोटेंशियल है पर यूनिट करंट इसके अंदर, उसको हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस बोल देते हैं। तो V इज इक्वल टू IR हम लोगों के पास जो है वो फॉर्मूला हो गया। तो ये इसकी एक खासियत है कि भैया ये जब भी हम लोग ये डाटा वगैरह मेजर कर रहे हैं ना, तो उस मेजर करते टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम ही मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर आप बैटरी को जो है वो वेरी करवा रहे हो, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया। तो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो भैया ये नहीं मटेरियल चेंज कर दो, मटेरियल जो तार का है जिसके अंदर से हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends provided क्या, टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशंस जो भी वायर की हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। ये नहीं है तार बदलते रहो, पहले कॉपर की तार पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिर कह रहे हैं नहीं भाई हम तो सोने की तार पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है आपको। तो यहां से देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है हम लोगों के पास, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के V इज इक्वल टू IR लगा रहे हैं या I इज इक्वल टू V बाय R जो है वो लगा रहे हैं। तो जो भी इस पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा लॉ हमारे पास, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है।
वो सिर्फ कंडक्टर्स ही हैं जो इस चीज को जो है वो फ्लो कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास जो है वो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वो क्या, वो मैं यहां पे आपको जो है वो बता रहा हूं। एक ओमिक एक नॉन ओमिक करंट है। पहले इस चीज को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। मान लो हमने वोल्टेज और करंट को जो है वो लिया, ठीक है, और ग्राफ जो है वो मेजर करवाया हमने। जैसे इसकी पहले वैल्यू 10 ली, इसकी 2 थी, इसकी वैल्यू 20 करी, इसकी 4 होगी, इसकी वैल्यू हमने 40 करी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 8 जो है वो होगी, ठीक है। ये डाटा को हमने प्लॉट कर दिया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। ये डाटा जब हमने प्लॉट किया, इधर मैंने पोटेंशियल को प्लॉट किया, इधर मैंने करंट को प्लॉट किया, तो ये कुछ इस तरह से लाइन जो है वो बन जाएगी। कैसे, 2 पे वैल्यू 10, फिर वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन जो है वो बन रही है। तो कंडक्टर्स के केस में जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जिन भी कंडक्टर्स के अंदर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है उसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। वो ओमिक जो है वो कंडक्टर्स हैं हम लोगों के पास जो भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वेरिएशंस कुछ अलग ही तरह से हो रही होती हैं, कुछ मेटल के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो हो जाते हैं, या कहीं पे स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। तो ऐसे केसेस में थोड़ी देर चला स्ट्रेट लाइन, फिर ये थोड़ा सा वेरी करने लग गया, ठीक है। तो इस तरह के करंट जो फ्लो कर रहे हैं जिसके अंदर इस तरह की वेरिएशन जो है वो आ रही है, या जो ओम्स लॉ को नहीं ओबे कर रहे हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन नहीं है, उसको हम लोग जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो है वो बोल देते हैं। तो ओमिक कंडक्टर्स हम लोगों के पास कौन से हो गए, जो भी कंडक्टर्स हम लोगों के पास ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पास ओमिक कंडक्टर्स हैं। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो हम लोगों के पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो है वो होंगे। स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये लाइन जो है वो हम लोगों के पास क्यों ड्रॉ हो रही है, क्योंकि यहां से हमने वैल्यूज जो है वो लेके इस पर्टिकुलर को जो है वो ड्रॉ किया। अब दूसरी चीज यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं, वो कौन सी चीज है। मान लीजिए ये मेरे पास पोटेंशियल है और ये मेरे पास करंट है। एक वैल्यू ऐसे बनी, एक कंडक्टर की वैल्यू ऐसे बनी, एक कंडक्टर की वैल्यू ऐसे बनी, ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, ये कंडक्टर 3। और फॉर्मूला सबको पता है क्या, V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर है। तो R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई जो है वो होगी। अब क्वेश्चन ये आता है किस की, फर्स्ट की, सेकंड की या थर्ड की, किसकी रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास एक ज्यादा अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को शो कर रहा है। अब यहां पे इस चीज को आप देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कोई भी एक वैल्यू ले लो, पर्टिकुलर वैल्यू किस चीज की, करंट की, ठीक है। अब यहां पे थर्ड केस में देखो, ये पोटेंशियल है हम लोगों के पास और ये करंट है। मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, V बाय आई करना है। अब मेरे को बताओ इसका V बाय आई बड़ा होगा या सेकंड वाले का V बाय आई बड़ा होगा या थर्ड वाले का V बाय आई बड़ा होगा। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि स्लोप किसकी, हम लोगों के पास वी आई कर्व की किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। स्लोप का मतलब है ढलान। अब देखो इसकी ढलान ज्यादा है या इसकी ढलान ज्यादा है, बट ऑब्वियसली इसकी ढलान ज्यादा है। जिसकी ढलान ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। तो आप एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि ये जो रेसिस्टेंस ऑफ 1 है दैट इज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ 2, दैट इज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ 3। मतलब 1 का रेसिस्टेंस हम लोगों के पास 2 से क्यों ज्यादा है, क्योंकि 1 का जो स्लोप है भैया जी, वो 1 का स्लोप एक ग्रेटर स्लोप है, 2 का स्लोप थोड़ा सा छोटा स्लोप है, 3 का स्लोप थोड़ा सा और छोटा स्लोप है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास 3 का रेसिस्टेंस थोड़ा सा छोटा है, 2 का रेसिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है और 1 का रेसिस्टेंस सबसे बड़ा जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है वो आपको क्लियर है। अब यहां पे टेक्निकली देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा हुआ है। अरे हट, यही गए हम लोग ऊपर। स्लोप रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेसिस्टेंस। ओम लॉ जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर पे भी जो है वो डिपेंड करता है। ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी, इसके बाद आप एक चीज जो है वो याद रखो कि जो हमारे पास ओम्स लॉ है वो चाहे ओमिक करंट हो चाहे नॉन ओमिक करंट हो, मतलब चाहे कंडक्टर्स फॉलो कर रहे हैं ओम्स लॉ को चाहे नहीं कर रहे, लेकिन एक रिलेशन हम लोगों के पास हमेशा और हमेशा वैलिड है कि जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट के पोटेंशियल और उस पॉइंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके रेशो से ही जो है वो निकलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे ओमिक करंट हो नॉन ओमिक करंट हो, हम लोगों के पास जो है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू V बाय आई से ही जो है वो आएगी। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस की।
अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना, देखो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, R इज इक्वल टू V बाई आई। V का यूनिट जो है वो हम लोगों के पास वोल्ट रहता है और I का यूनिट हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, एम्पियर रहता है। तो इट इज वोल्ट पर एम्पियर। इसके लिए हम लोग नई टर्म इस्तेमाल करते हैं, ओम्स के नाम से ही हमने जो है वो इसको बोल रखा है, तो इसको हम लोग ओम बोलते हैं। सिंबल इसका ये वाला जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट को अभी के लिए छोड़ देना, ये क्लास 12th के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे कॉपी हुआ स्लाइड से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं होते 10th लेवल पे। तो एस आई यूनिट रेजिस्टेंस की हमारे पास क्या है, ओम है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस सिंबल से जो है वो कर रहे हैं, हैट लाइक सिंबल जो है वो हमारे पास होगा। अब वन ओम जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा यार, ये चीज देखो बहुत सिंपल है। जब 1 वोल्ट का करंट जो है वो बैटरी जो है वो 1 एम्पियर के करंट को अपने अंदर से फ्लो करवा रही है, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर का जो रेशो हम लोगों के पास होता है उसको हम लोग जो है वो ओम बोल देते हैं, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया जाए किसी कंडक्टर के अंदर और वो 1 एम्पियर के करंट को जो है वो फ्लो करवाए, देन उस रेसिस्टेंस को हम लोग जो है कंडक्टर को हम लोग 1 ओम जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है वो क्लियर है कि 1 ओम हमारे पास जो है वो क्या रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार रेसिस्टेंस हम लोग बोले जा रहे हैं, रेसिस्टेंस क्यों हो रही है, रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्यों फ्लो करती है। देखो यार, इसको आप एटॉमिक लेवल पे देखो तो ये एटम है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर रहे हैं, कंडक्टर है। ये एटम है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो भाई कोई अब सिक्स लेन सड़क थोड़ी बनी हुई है। इस चीज को आप ऐसे समझो कि भाई वो निकलेगा, हो सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे एटम से टकरा जाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ टकरार जो है वो चलते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन का बहुत स्मूथ पाथ जो है वो नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे जा रहा है, कभी इधर टकरा 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 रहा है। एकदम ड्रिफ्ट जो है वो मारते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी पाथ के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस इसको मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जद्दोजहद करके एक से निकला, दूसरे पे टकराया, फिर कोलिजन हुआ, फिर आगे मूव किया। इस तरह से बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करते टाइम पे मिलती है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पार्ट ऑफ द कंडक्टर से दूसरे पार्ट ऑफ द कंडक्टर तक, वो कोलाइड करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ, जो भी आयंस के साथ, जो भी उस बॉडी ऑफ द कंडक्टर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इन कोलिजन्स की वजह से जो पाथ है वो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या उस पाथ के अंदर हम लोगों के पास जो है वो एक ओपोजिशन रहती है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रॉपरली हम लोगों के पास नहीं हो पाता। तो दिस इज द कॉज जो कि हम लोगों के पास रेसिस्टेंस का रहता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो है वो बता चुका हूं। एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो ये अपोज हो रहा है या ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है पाथ के अंदर, उसको मेजर करने का एक हम लोगों ने यूनिट जो है वो बना दिया, जिसको हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कितना ओपोजिशन हो रहा है फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसको हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस बोलते हैं। डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, रेसिस्टेंस इज पोटेंशियल बाय चार्ज। तो ऐसे जो है वो हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय कितना करंट, कितना पोटेंशियल था, कितनी ताकत थी और कितना करंट फ्लो किया, दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। अगर हमारे पास ताकत ज्यादा होगी, करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होगी। सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो। ताकत है हम लोगों के पास 100, करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ 1, तो भाई ताकत ज्यादा थी, करंट बहुत कम फ्लो करा, इसका मतलब बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है। लॉजिकली भी समझ में आ रहा है रेशो का। अब देखो एक दूसरा वे में समझना, ताकत थी 100, करंट फ्लो भी करा 100, तो वैल्यू कितनी आ गई, रेसिस्टेंस बहुत कम है। ताकत थी भैया 100 थी, धड़ाधड़ इतनी ताकत, इतना करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। तो जितनी ताकत उतना अगर उस रेशो में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस की वैल्यू कम है। अब यहां पे देख लो, बहुत ताकत थी भाई, लेकिन करंट सिर्फ इतना सा एक निकला उसके अंदर से, इसका मतलब बाकी करंट को रेसिस्टेंस मिली है, बाकी करंट को रुकावटें मिली हैं, तो इसलिए वो फ्लो नहीं कर पाया। तो एकदम लॉजिकली भी अगर आप इसको देखो तो ये बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइंड है कि रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास पोटेंशियल और करंट के रेशो के बराबर जो है वो है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये डेफिनेशन जो रेसिस्टेंस की है वो आपको क्लियर है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को मैं यहां पे जो है वो डिफाइन कर देता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास ये ना, तुम लोग ऐसे इमेजिन करके चलो, ये एक सड़क है जिसके अंदर से गाड़ी निकल रही है, ठीक है।
अब जितनी ज्यादा लंबी सड़क होगी, जितनी ज्यादा लेंथ ज्यादा होगी सड़क की, मतलब जितना ज्यादा मूव करना पड़ रहा है किसी चार्ज को, वो उतने ज्यादा कोलिजन्स करेगा, उतना ज्यादा स्ट्राइक करेगा अपने फेलो चार्जेस के साथ, एटम्स के साथ और आयंस के साथ। तो जितना लंबा चलना पड़ रहा है उतनी रेसिस्टेंस ज्यादा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ। ठीक है, ये मैं जूम कर रहा हूं, आपको क्लियर है। अब तुम लोग ऐसे इमेजिन करके चलो, आप एक वन वे रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और आप एक 6 लेन रोड पे चल रहे हो, ठीक है। रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगी? वन वे रोड पे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक सामने से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कोई उधर से ओवरटेक करता हुआ आ रहा है, कोई इधर से ओवरटेक करता हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस मिल रहा है, गाड़ी प्रॉपरली नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर ये 6 लेन हो, आराम से खुले खुले चल रहे हैं सारे, बहुत चौड़ी सड़क है, तो इसका मतलब अगर बहुत चौड़ी सड़क है तो उतनी कम रेसिस्टेंस जो है वो होगी। ज्यादा चौड़ी सड़क उतनी कम रेसिस्टेंस, इसलिए इनवर्स रिलेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? हम लोगों के पास एरिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग जो है वो हटाने के लिए इसको पहले L/A लिख देते हैं, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग एक और कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रो। तो इसको हमने बोल दिया R इज इक्वल टू क्या? रो टाइम्स L/A। मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, एंड रेसिस्टेंस इज रो टाइम्स L/A। इस रो सिंबल को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये सिंबल हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है? रेसिस्टिविटी का सिंबल जो है वो रहता है। अब ये एक रेसिस्टिविटी क्या है, इसको अभी हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। पहले ये फंडा जो है वो समझ लो। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया रेसिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो L/A। तो RHO रो, ये सिंबल P नहीं बनाना, ऐसे एक बार में ऐसे गोल कर देना। तो ये हमारे पास रो L/A जो है वो होगा। अब एक बार इसके नोट्स में से जो है वो देख लो चीजों को। तो रेसिस्टेंस, सबसे पहला पॉइंट अगर आप अंडरस्टैंड करो तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोगों के पास है। उसके बाद देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। मटेरियल, उसका एटम कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, कितने चार्जेस हैं उसके अंदर, हर फैक्टर जो है उसके अंदर टेकअप करना है। और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला के लिए जो है वो यहां पे क्या आ रहा है? R इज इक्वल टू रो L/A। रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो किस चीज पे रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों के पास? रेसिस्टिविटी, जो इन दोनों फैक्टर्स को टेकअप कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है ये L आ गया, ये A आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? R इज इक्वल टू रो L/A। जो ये रो वाला फैक्टर है ये टेकअप कर रहा है, क्योंकि तीसरा और चौथा पॉइंट भी है डिपेंडेंसी के लिए। वो कैसे पता लगेगा भाई रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में? तो वो ऐसे पता लगेगा कि भैया उस चीज को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी लगा, कितना टेम्परेचर है एनवायरमेंट का, कंडक्टर का, उसकी रेसिस्टिविटी लगा, वहां से जो है वो हम लोग इस चीज पे कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो ना यहीं से आता हूं मैं, R इज इक्वल टू रो L/A। ये क्या था? एक प्रोपोर्शनैलिटी। क्या था? फिर से बोलना, मेरे सारे जन अपने पीछे जोर से बोलना। ये क्या था? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट। कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब बच्चे पता क्या कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं? रो को लिख दिया RA/L। और भाई बहुत अच्छे से बच्चों से सवाल पूछा गया कि बेटा जी लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ने से व्हाट इज द वेरिएशन इन रेसिस्टिविटी? और वो भैया बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ऐसा है भाई, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इस चीज को आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन पॉइंट नंबर 3 एंड 4 ऑन द प्रीवियस स्लाइड। वो पॉइंट नंबर 3 और 4 क्या था? वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। भाई उसका लेंथ से और एरिया से कोई रत्ती भर लेना देना नहीं है। इस चीज को आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। ये एक कांस्टेंट है, ना इस पे डिपेंड कर रहा है ना इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो मटेरियल से है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस जगह के टेम्परेचर से है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको जो है वो समझ में आ चुकी है कि रेसिस्टिविटी
जो है वो एक कांस्टेंट है। अब रेसिस्टिविटी को डिफाइन हम लोग जो है वो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास एरिया 1 यूनिट है और लेंथ भी कंडक्टर की 1 है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो r इंटू 1/1। तो r रो की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर आ गई, R के बराबर आ गई। तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन पता कैसे करेंगे हम लोग, रेसिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है कब, जब लेंथ 1 है और एरिया 1 है। जब लेंथ और एरिया दोनों को 1 कर दो ना, तो रेसिस्टिविटी इज बेसिकली रेसिस्टेंस। जो एक कंडक्टर ऑफर कर रहा है एक यूनिट लेंथ के लिए और एक यूनिट एरिया के लिए, दैट इज नोन एज क्या, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी ऑफर्ड बाय कंडक्टर इज हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए दैट इज वेरी स्पेसिफिक, तो इसलिए उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल देते हैं, या उसको हम लोग जो है वो रेसिस्टिविटी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी जो है वो हम लोगों के पास जो है उसका यूनिट वगैरह जो है वो हम लोग देख लेते हैं, तो इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लो आप। तो रो क्या था हम लोगों के पास, r इंटू एरिया बाय लेंथ। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो रो की यूनिट हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द यूनिट फॉर रेसिस्टिविटी जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले थर्ड वाले पॉइंट को आप यहां पे छोड़ देना, ये आपको नहीं करना। ठीक है, ना ही नोट करना। और रेसिस्टिविटी जो है वो कहां पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। भैया इट डज नॉट चेंज, वैल्यू लेंथ और एरिया से नहीं वेरी कर रही है, इट रिमेन सेम फॉर एनी लेंथ एंड एनी एरिया। ये आपको जो है वो अपने पल्ले बिठाना पड़ेगा। बोर्ड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोगों के पास एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर थी 5 मीटर, हमने उसकी लेंथ को जो है वो 4 गुना कर दिया और एरिया को जो है वो 10 गुना कर दिया, व्हाट इज द वेरिएशन इन द रेसिस्टिविटी। इस तरह का एमसीक्यू अगर पेपर में पूछा जा रहा है तो याद रख लो भैया, लेंथ के वेरी करने से और एरिया के वेरी करने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। ये सब बच्चों को जो है वो क्लियर है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये फंडा सारा आपके समझ में जो है वो आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेसिस्टेंस पे और रेसिस्टिविटी पे। टेम्परेचर कैसे जो है वो चीजों को इफेक्ट कर रहा है, काफी ज्यादा जो है वो इस चीज पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होता है, जो भी थर्मल वेलोसिटीज है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाती है। देखो ना, एक छोटी सी बात है भैया, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूव करेंगे, गर्मी लग रही है यार उनको, जितनी तेजी से मूव करेंगे उतना ज्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो टक्करे मार रहे हैं, एटम्स के साथ टक्करे मार रहे हैं, आयंस के साथ जो है वो टक्करे मार रहे हैं, उतना फ्रीक्वेंट कोलिजन्स जो है वो हम लोगों के पास होंगे, जिससे रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा और रेसिस्टेंस जो है या रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। आप ना इस टर्म को अभी के लिए छोड़ो, ये मैं आपको समझाता हूं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अब अभी के लिए इसको ऐसे समझो कि जितना रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उतने ज्यादा कोलिजन्स जो हैं वो टेक प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा उतना थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाएगा, उतना फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ जो है वो हमारे पास टक्कर मारने वाले हैं, उतना फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। जितना फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी, क्योंकि कोलिजन्स पे डिपेंड कर रही है रेसिस्टेंस भी, तो उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी और उतनी ज्यादा ही हम लोगों के पास जो है वो रेसिस्टिविटी होगी। रिलैक्सेशन टाइम हम लोगों के पास क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा, कभी इधर टक्कर मार रहा है, 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 रिलैक्स हो नहीं पा रहा, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से हम लोगों के पास रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज जो है वो कर जाएगी। मैं जूम कर रहा हूं, ये क्लियर है। और मेटल्स के अंदर जो है वो उसकी जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल्स है वो इंक्रीज करती है किसके साथ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल्स जो है वो बढ़ेगी। लेकिन ये चीज ट्रू नहीं है फॉर जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रेसिस्टेंस जो है इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की डिक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने से। अभी क्यों डिक्रीज करती है, दिस इज नॉट इन द स्कोप ऑफ सिलेबस और हम लोग अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस एक नॉलेज से एक मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया होता है। ये +2 के अंदर सेमीकंडक्टर्स चैप्टर है पूरा। वैसे आप ऐसे समझ लो कि भैया पहले इलेक्ट्रॉन हीट होकर बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कंडक्टर्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मूव कर रहे हैं, टक्करे मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, टेम्परेचर बढ़ाया और टक्करे मार रहे हैं। अब इसको ऐसे समझो, इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं तो चल ही नहीं रहा भाई, मैं तो बैठा हूं आराम से।
अभी टेम्परेचर बढ़ा तो भैया उसको भी लगी आग, थोड़ा थोड़ा इसने मूव करना शुरू किया। अब जैसे ही उसने थोड़ा थोड़ा मूव, भाई कोलिजन तो तब होंगे ना जब चल रहा होगा, अब चल ही नहीं रहा वो, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो चलने लगा। अब जो चलने लगा तो कंडक्टिविटी दिखने लगी। तो यही रीजन है उस चीज का कि रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कम होती है जैसी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे होते हैं इंसुलेटर्स के केस में आराम कर रहे होते हैं, भाई हम ना चलते। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं, थोड़े थोड़े एक्टिव होते हैं, थोड़े थोड़े जो है वो मूव करने लगते हैं। तो जिससे थोड़े थोड़े मूवमेंट से ही जो है वो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको थोड़ा सा टेक्निकली आइडिया जो है वो इस चीज का लग गया और आपको जो है ये क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज की। अब रेसिस्टेंस इन सीरीज हम लोगों के पास क्या चीज है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लो। मान लो 3 डिवाइसेस कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कोई भी बीच में और वेरिएशंस जो है वो नहीं देखने को मिल रहे, और ये हम लोगों के पास एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, और इसका रेसिस्टेंस है R1 ले लिया, इसका रेसिस्टेंस मैंने R2 ले लिया, और इसका रेसिस्टेंस मैंने R3 ले लिया। बैटरी का पोटेंशियल जो है वो मैंने V ले लिया, बैटरी के अंदर से जो करंट मूव कर रहा है उसको मैंने I जो है वो ले लिया। अब ये करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, कहीं पे भी करंट जो है वो वेरी नहीं कर रहा। जो मान लो एक बार करंट ने चलना शुरू कर दिया, भाई उतना ही इसमें से निकलेगा, उतना ही इसमें से निकलेगा, उतना ही इसमें से निकलेगा। कोई भी बीच में ऐसी जगह नहीं है जो करंट को खींच रही हो। एक बार तार से चलना शुरू कर दिया, भाई तार तो क्रॉस करेगा ही करेगा, रेसिस्टेंस हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास सीरीज सर्किट की निशानी है कि रेसिस्टेंस सीरीज में तब होती है जब सेम करंट सारे के सारे रेसिस्टर्स के अंदर से एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रखा है उसके अंदर फ्लो कर रहा हो कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज जो है वो बोल देते हैं। इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर यहां से करंट भी आई जाएगा, यहां से करंट भी आई जाएगा, यहां से भी करंट जो है वो आई ही मूव करेगा। इसका मतलब ये हम लोगों के पास एक सीरीज सर्किट की निशानी जो है वो होगी। अब दूसरा, सबको मालूम है पोटेंशियल को मैंने अभी डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल के अंदर भी एनर्जी की बात जो है वो हो रही है पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यूनिट चार्ज ही ले लूं तो पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन। अगर मैं यूनिट चार्ज ले रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, मैंने चार्ज को यूनिट फिक्स कर दिया, तो पोटेंशियल इज क्या, वर्क डन। तो वर्क डन की बात हो रही है, तो पोटेंशियल वर्क डन है अगर, तो जितना वर्क डन इसके पास टोटल इसने करना है V, अगर मान लो इसने टोटल वर्क डन करना है, तो जितना यहां पे वर्क डन करेगा प्लस जितना अगले पे करेगा प्लस जितना उससे अगले पे करेगा। मान लो इसकी ताकत ही 100 जूल की है, थोड़ा सा यहां खर्च हो गया, थोड़ा सा यहां खर्च हो गया, थोड़ा सा यहां खर्च हो गया, तो इन तीनों की ताकत मिला के जो है वो इसकी पूरी बैटरी की ताकत है। तो यही हमारे पास जो है वो पहला स्टेप है जहां से हम इसको जो है वो प्रूफ के तौर पे करना शुरू करते हैं कि पोटेंशियल जो टोटल बैटरी का है वो इन सारे सर्किट्स के सिंगल पोटेंशियल्स के बराबर जो है, मतलब जो R1 के अराउंड पोटेंशियल है उसको मैंने V1 बोल दिया, जो R2 के अराउंड पोटेंशियल है उसको मैंने V2 बोल दिया, जो R3 के अराउंड पोटेंशियल है उसको मैंने V3 जो है वो बोल दिया, ठीक है। तो V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर जो है वो होने वाली है। अब सबको पता है हमारे पास क्या फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या होता है, I टाइम्स R होता है। अब इसी चीज को V1 कितना होगा मेरे पास, I टाइम्स कितना रेसिस्टेंस जो पहली बैटरी में है, प्लस V2 कितना होगा I टाइम्स R जो रेसिस्टेंस दूसरी बैटरी में है, फिर ये आगे कितना होगा I टाइम्स R3। अब यहां से अगर मैं I कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है वो होने वाला है V की वैल्यू। अब V अपॉन I को क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस हम लोगों के पास क्या R3, ठीक है। तो ये V अपॉन I R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ गया। अब बेसिकली मेरे को आप ये बताओ V अपॉन I होता क्या है, ये टोटल रेसिस्टेंस है। तो यहां पे V अपॉन I जो टोटल रेसिस्टेंस था, क्या मैं इसको यहां पे R लिख सकता हूं। तो आप इस चीज को देखो जरा ध्यान से कि जो टोटल रेसिस्टेंस है सर्किट का वो समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस इन सीरीज के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीज जो है वो एक बार मैं फिर से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक बार मैं फिर से जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से जो है वो समझा देता हूं कि ये हमारे पास सिंगल रेसिस्टेंस से इसके अराउंड पोटेंशियल था, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये ऐसे आ गया, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, तीनों का समेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 3 रेसिस्टेंसेस हमारे पास लगे हुए हैं और ये इस तरह से किसी सेल से अटैच है, और ये पूरा अटैच है 5, ये 6, ये 7 ओम इसका रेसिस्टेंस है। तो इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस इन फर्स्ट
which is 5 plus 6 plus 7 11 18 ओम के बराबर जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो जब भी सीरीज के अंदर अपने को जो है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोगों को जितने भी रेसिस्टेंस इन सीरीज दे रखे हैं उन सबको जो है वो आपको ऐड कर देना है, और ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ना आपने एक चीज देखी है कि सीरीज के अंदर जो है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है हर एक रेसिस्टेंस के अंदर से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो फंडे हैं, कॉन्सेप्ट इसी में से बनेंगे जो मैंने नोट करके यहां पे लिखा हुआ। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास क्या बोलता है कि सेम करंट फ्लो कर रहा है। अब यही देख लो भैया, ये मेरे पास, मैं यहीं पे एक छोटा सा सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं यहां पे समझा सकूं। और मैं हाईलाइटर ले लेता हूं, ये रहा, यहां से सेम करंट फ्लो कर रहा है। जितना करंट यहां से चलेगा वही इसमें से भी फ्लो करेगा, वही सेम इसमें से फ्लो करेगा, वही सेम इसमें से फ्लो करेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ लो, करंट रिमेन्स सेम इन एवरी रेसिस्टेंस। हर एक रेसिस्टेंस के अंदर से करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द रेसिस्टर्स। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो इस रेसिस्टर को आप यहां पहले लगा दो, इसको यहां बाद में लगा दो, इसको यहां बीच में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, करंट उतने का उतना ही फ्लो करेगा। क्योंकि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। करंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टोटल कितना रेसिस्टेंस जो है वो मिल रहा है। अब चाहे इसको इधर लगाओ, पीछे लगाओ, आगे लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, जहां मर्जी लगाओ आप इसको, टोटल रेसिस्टेंस सम में तो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ऐसे समझो, मैं एक बार इसको यहां पे ना आपको समझा देता हूं। मान लो ये 5 ओम का पहले है, फिर ये 10 ओम का, फिर ये 15 ओम का, ठीक है। और बैटरी है हमारे पास कितनी? 20 वोल्ट की। मैं इसको एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में ही टेकअप करता हूं और आपको यहां पे जो है वो इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये मेरे पास रेसिस्टेंस होगी 1 की, ये होगी 2 की और ये होगी 3 की। ये बैटरी का टोटल पोटेंशियल है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास? R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3। तो यहां पे 5 प्लस 10 प्लस 15, इसको सम करोगे तो 30 ओम टोटल रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास होगी। पोटेंशियल कितना गिवन है हमारे पास? 20 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट इज पोटेंशियल बाय रेसिस्टेंस। अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा, पोटेंशियल इज 20, रेसिस्टेंस इज 30, दोनों कटे तो करंट कितना आ गया मेरे पास? 2/3 क्या? एम्पियर। यही सेम करंट आएगा। अब मान लो मैंने यहां पे 10 कर दिया और यहां पे 5 कर दिया, भाई मेरे को बताओ इस कैलकुलेशन के अंदर कोई चेंज आएगा? ना भाई, क्योंकि ये 10 प्लस 5 प्लस 15 भाई वही 30 ही बनेगा। अगर ये 30 ही बनेगा तो यहां पे पोटेंशियल बाय रेसिस्टेंस 20/30 आएगा। अगर 20/30 आएगा भाई सेम करंट ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। चाहे आप एक रेसिस्टेंस इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, ऐसे लगा दो, वैसे लगा दो, भाई कैसे मर्जी लगा दो, वो लगे होने चाहिए, एक लाइन वहां लगे होने चाहिए, कोई फर्क ना पड़ता। इसको आगे लगाओ, पीछे लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, रेसिस्टेंस का सम सेम रहेगा। रेसिस्टेंस का सम सेम रहेगा तो भैया सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हम लोगों के पास फ्लो करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो सबको क्लियर है। और यहां पे देख लो, एक बार फिर से पढ़ लो, वोल्टेज, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है? करंट जो है वो सर्किट का इंडिपेंडेंट है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द रेसिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड वैल्यू उसकी नहीं करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये हम लोगों के पास जो है वो, फिर से मैं इस फंडे को जो है वो यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं। एक ये हम लोग जो है वो फिर से बना लेते हैं, छोटा सर्किट बनाते हैं 2 वाला, ठीक है। और ये बन गया, ये रेसिस्टेंस बन गई R1, ये रेसिस्टेंस बन गई R2, इसके अराउंड जो है वो मैंने पोटेंशियल ले लिया V1। अब आप एक चीज समझ लो, V1 किसके बराबर होगा? कितना करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है टाइम्स उस जगह पे रेसिस्टेंस कितना है। तो वोल्टेज इज I टाइम्स R1। यहां पे वोल्टेज अक्रॉस 2 इज व्हाट? I टाइम्स R2। यहां से देखो आप, I की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस 1 बाय रेसिस्टेंस अक्रॉस 1। यहां से भी I की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस 2 बाय रेसिस्टेंस अक्रॉस 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मैं समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझो कि वोल्टेज किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस जो है वो उस रेसिस्टर्स की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट तो सेम ही है, तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा
पोटेंशियल ड्रॉप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, और करंट क्योंकि सेम इस पॉइंट पे जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप यहां पे इस पॉइंट को पढ़ो, थर्ड पॉइंट को, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस जो है वो होगी। वोल्टेज इज डिवाइडेड अलोंग द रेसिस्टर, वोल्टेज डिवाइड हो रही है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है, ज्यादा देखो मैंने बताया था आपको बैटरी का पोटेंशियल है 100, कोई 20 यूज कर रहा है, कोई उसमें से 30 यूज कर रहा है, कोई उसमें से 50 यूज कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अभी मैंने समझाया आपको कि चार्ज को कांस्टेंट 1 कूलम फिक्स कर दो तो वर्क डन इज बेसिकली पोटेंशियल। तो वर्क डन मतलब कितना अमाउंट एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो बैटरी की एनर्जी अगर 100 है तो हम लोगों के पास अगर 30 एक जगह यूज हो रही है, 20 एक जगह यूज हो रही है, तो 50 एक जगह यूज होगी, क्योंकि बैटरी की जितनी एनर्जी है वही बट रही है सबके अंदर। तो यहां पे आप एक चीज समझो, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर है वो इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे जो हमारे पास बैटरीज की टोटल एनर्जी है वही हमारे पास रेसिस्टेंसेस की जो टोटल एनर्जी है वही बैटरी की टोटल एनर्जी के बराबर जो है वो होगी। मैं ना एक बार इन पॉइंट्स को ना फिर से यहां पे जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से जो है वो इस चीज को देख लेना। हमारे पास यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, ठीक है, दूसरा बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना, ये सारे पॉइंट्स मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे V2, तो ये बोलता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंसेस हो रहा है वो हमारे पास जो है वो बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। ये पॉइंट मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपको क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि अगर बैटरी की एनर्जी 100 है, इसमें 30 गई तो यहाँ पे 70 जाएगी, ठीक है, इन 30 और 70 मिला के हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा। दूसरा एक चीज और आप देखो कि V1/R1 V2/R2 दोनों केसेस में क्या आया था, I के बराबर आया था। तो इसका मतलब V1/R1 का रेशो V2/R2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये इसका रेशो कांस्टेंट है। इसका रेशो किसके बराबर है, करंट के बराबर है। तो ये चीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। पहला कि V/R करंट के बराबर है। अगर करंट सेम फ्लो कर रहा तो V1/R1 V2/R2 V3/R3 भी हमारे पास जो है वो सेम रहेगा। अब इस सर्किट्स को हम लोग वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट्स जो है वो बोलते हैं, क्योंकि यहां पे 100 हमारे पास वोल्टेज की एनर्जी थी, डिवाइड होके यहां 30 चलेगी, यहां 70 चलेगी, ठीक है। पॉइंट्स ये वाले सारे क्लियर हो रहे हैं। तो हम लोग आगे एक बार फिर से इनको जो है वो पढ़ लेते हैं। एक बार फिर से देखो, सीरीज में करंट सेम है सारे पॉइंट्स पे, उसको हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं। करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव पोजीशंस के, मैंने प्रूव करके बता दिया। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, ये भी मैंने बता दिया। वोल्टेज डिवाइड हो रही है, ये भी मैंने समझा दिया रेसिस्टेंस से। जैसे अगर 100 जूल की एनर्जी है, 30 और 70 में डिवाइड हो रही है, भाई डिवाइड कर रहा है वोल्टेज जो है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है, ये भी मैंने समझा दिया। टोटल और ये भी पॉइंट मैंने समझा दिया कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, V1/R1 की वैल्यू V2/R2 के जो है वो बराबर हो रही है। तो जो भी फंडे इसके अंदर लिखे हुए हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फंडे आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की, पैरेलल सर्किट्स की। पैरेलल सर्किट्स जो है वो कौन से होते हैं, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। मान लीजिए बेटा जी हम लोगों के पास एक रेसिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, दूसरा रेसिस्टेंस हम लोगों के पास ऐसे लगा, और तीसरा रेसिस्टेंस हम लोगों के पास जो है वो ऐसे लगा हुआ, और ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंस एक साथ जो है वो बैटरी के साथ या सेल के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ये रेसिस्टेंस मैंने ले लिया R1, इस रेसिस्टेंस को ले लिया R2, इस रेसिस्टेंस को ले लिया मैंने R3। अब यहां पे क्या चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि बैटरी से तो या सेल से तो करंट निकलेगा I, लेकिन कुछ करंट जाएगा यहां पे डिवाइड हो रहा है। अब ये करंट डिवाइडिंग सर्किट है, क्यों करंट डिवाइड हो रहा है इसके अंदर। पिछले वाले सीरीज में क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। आ रहा था 10 एम्पियर, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ मान लो I2 यहाँ चला गया, और हमने क्या मान लिया I3 यहाँ चला गया। अब यहाँ पे क्या चीज देखनी पड़ेगी चार्ज कॉन्जर्वेशन के हिसाब से कि I1 की वैल्यू I2 I1 और I3 का समेशन जो है वो I के बराबर ही होगा। मतलब जो टोटल करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है वो इन तीनों करंट के समेशन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। और ये बैटरी हम लोगों के पास क्या है, V के बराबर जो है वो हो रही है। तो V इज इक्वल टू IR है, I1 की वैल्यू जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर जो है वो होने वाली है। इसीलिए इसको हम लोग जो है वो कौन से वाला सर्किट बोल देते हैं, ये करंट को डिवाइडर है, मतलब करंट डिवाइडिंग सर्किट जो है ये हम लोगों के पास
हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या अंडरस्टैंड करने वाला है, ये सारी बैटरी, सारी रेसिस्टेंसेज ही इस बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अराउंड एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। तो अगर ये सारे रेसिस्टेंसेज एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास जो भी रेसिस्टेंसेज है वो इसी से कनेक्टेड है। इसका मतलब इन सारे रेसिस्टेंसेज के अराउंड जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हम लोगों के पास क्या होने वाली है, सेम वैल्यू जो है वो होने वाली है। वहां पे क्या था, सीरीज के अंदर करंट जो है वो सेम था और वोल्टेज वेरी कर रही थी। यहां पे करंट वेरी कर रहा है, करंट चेंज हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू सेम है। वोल्टेज क्यों सेम है, क्योंकि सारे रेसिस्टेंसेज ही इसी बैटरी के टर्मिनल्स दोनों एंड से जो है वो कनेक्टेड है। अब बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है अपने अराउंड टर्मिनल्स के ऊपर, इसीलिए जो भी इससे डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो रखते हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस को ही जो है वो मेंटेन करेंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पे तो पोटेंशियल सेम है, तो इस सर्किट की बात की जाए तो पोटेंशियल इज इक्वल टू I1 R1, यहां पे भी तो यहां सेकंड वाले सर्किट की बात की जाए तो I2 R2 का भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। थर्ड वाले सर्किट की बात की जाए तो I3 R3 का भी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास सेम होगा। तो मतलब I1 R1 I2 R2 I3 R3 एक बराबर रहने वाले हैं। अब यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगा, V1 by R1। I2 की वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगा, V by R2। I3 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगा हमारे पास, V by R3 के बराबर जो है वो होने वाला है। यही तीनों वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो इस सर्किट के अंदर जब मैं पुट करूंगा I1 I2 I3 वाले में तो ये क्या हो गया, V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। तो यहां पे देखो V कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ये हम लोगों के पास बच गया। इसको सॉल्व करोगे तो IV नीचे आ जाएगा। V को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, V को यहां से हटा के मैं इसके नीचे लिख देता हूं। अब सबको पता है V इज इक्वल टू क्या है, IR है। तो 1 by R क्या हो गया मेरे पास, I by V के बराबर हो गया। क्यों, इसको इधर ले गया, इसको इसके नीचे ले गया, तो 1 by R I by V, तो I by V क्या हो गया मेरे पास, 1 by R इक्विवेलेंट। वहां पे क्या था, सीरीज के अंदर जो टोटल रेसिस्टेंस था वो समेशन के बराबर था सारे रेसिस्टेंसेस के। यहां पे क्या है, जो टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल रेसिस्टेंसेस 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो इस तरीके से डिफाइंड और डिजाइंड है इस तरह का जो पैरेलल सीरीज का पैरेलल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे। अब ये चीज मैं समझा चुका हूं, सर्किट को पैरेलल कब बोलते हैं, जब वोल्टेज सारे एंड्स के क्रॉस रिमेन्स द सेम, क्योंकि सारे जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, उसी बैटरी से कनेक्टेड है। और बैटरी क्या करती है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। ये सारा फंडा मैंने आपको जो है वो अभी समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट्स के तौर पे जो है वो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसे जो है वो रेसिस्टेंसेस हमारे पास सेम आई। उसके बाद यहां पे अगर आप देखो तो V की वैल्यू सेम थी, ये मैंने सारा समझा दिया। ये 2 का समझा देता हूँ, 3 का भी समझा देता हूँ और अभी बता रहा हूँ। और हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल की लेस देन द, ये तीनों फंडे जो है ना वो मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी आपको। देखो मान लो 1 by R है, ये किसके बराबर होगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे 1 by R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया क्या, R1 R2, ऊपर क्या आएगा R2 प्लस R1। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 R2 बाय क्या, R1 प्लस R2, इसके बराबर जो है वो वैल्यू होगी। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दो रेसिस्टेंसेस का R1 R2 बाय R1 प्लस R2 के बराबर होता है। और यही ये नोट कर लो और इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या तो। और दूसरा हम लोगों के पास अगर मैं 3 रेसिस्टेंसेस की बात करूं तो 3 के केस में ये रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है और ये लास्ट पॉइंट बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज के ऊपर भी मैं आपको जो है वो एक बार समझा देता हूं। मान लो एक लिया आपने 50 का और एक रेसिस्टेंस लिया आपने 100 का, जो इसका नेट रेसिस्टेंस आएगा ना, ये चीज आप अपने दिमाग में पल्ले बांध लो, सबसे छोटे वाला है ना उससे भी छोटा आएगा, 50 से छोटा आएगा नेट करके। पैरेलल में मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे।
1/r इज 1/50 प्लस 1/100 करके देख लेना। 100 एलसीएम आया, यहाँ पे आएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/100। क्या आ गया 1/r, r की वैल्यू क्या होगी 100/3 विच इज इक्वल टू 33.33। जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा जो है वो हम लोगों के पास होता है। इवन अगर आप 1 लाख का कॉम्बिनेशन और 1 के साथ जो है वो करोगे, 10 लाख हो गया ये, तो भी जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो 1 से छोटा आएगा, देख के बता सकते हैं। सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा होने वाला है। ये चीज आप अपने पल्ले जो है वो बांध लो, अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, पैरेलल के भी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स की। यार अभी भी मैं देख रहा हूं यार, इवन पता क्या है, ये पैनल भी गर्म हो गया इस टाइम तक। 2 घंटे हो गए होंगे मुझे लगता है, या 1.5 घंटा तुम्हें दिख रहा होगा भैया। बीच बीच में ब्रेक भी लेना पड़ता है, टाइम लगता है शूटिंग करते हुए, और 1.25 घंटे हमारे पास शो कर रहा है उसके अंदर जो है टाइम के अंदर। तो आपके पास शायद 1 घंटा 10 मिनट होंगे, ठीक है। बीच में मैंने पानी पुनी पिया और गर्म हो चुका है भाई ये पूरा, इसके अंदर से ये पूरा गर्म हो चुका है। हीटिंग इफेक्ट है ये वाला, क्योंकि कंटिन्यूसली लाइट जो है वो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। इसके पैनल के पार्ट्स जो है जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो गर्म हो रहे हैं। गर्म कैसे होते हैं ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी उसके अंदर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितने टाइम के लिए इसको चलाया उसके भी प्रोपोर्शनल है। अब 1 मिनट चला के बंद कर दूंगा भाई गर्म नहीं होगा, 2 घंटे से चल रहा है तो गर्म है। मतलब गर्म भी ऐसे नहीं है कि इसके अंदर से आग निकल रही है भाई, हल्का सा अगर आप ऐसे देखोगे ना, महसूस करोगे तो हल्का हल्का इसका पैनल जो है वो गर्म हो रहा है। तो बेनक्यू वालों का पैनल गर्म होता है, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। अब वो गर्माश उसके अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितने इसको पोटेंशियल से जो है वो हमने कनेक्ट कर रखा है, पहला पॉइंट। दूसरा, करंट कितना इसके अंदर से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और तीसरा, कितने टाइम के लिए जो है ये हम लोगों के पास चल रहा है। अगर ज्यादा टाइम के लिए चल रहा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा, कम टाइम के लिए चल रहा होगा तो कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोगों के पास क्या बोलता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो कि किसी भी वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो रैंडम कोलिजन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, फिर ये दूसरे से टकराया, तीसरे से टकराया, टकराने से भी इवन आप हाथ पे भी क्लैप करोगे ना तो हाथ भी गर्म हो जाते हैं। हाँ, गर्म हो गया, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जब इतने सारे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो वो गर्म ना होंगे क्या? अरे वो भी तो फिजिक्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो भाई जब गर्म होंगे, टकराएंगे, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे तो गर्मैश तो प्रोड्यूस होगी होगी। अब याद रखो ये गर्मैश किसके बराबर है, करंट के प्रोपोर्शनल है। जितने टाइम के लिए जो करंट पास कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल है, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है वो हमने उस, मतलब कितनी जो बैटरी उसके साथ कनेक्टेड थी वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रो करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखती है, कितनी उसकी ताकत है बैटरी की। ज्यादा ताकत वाली बैटरी होगी भैया, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसके अंदर से जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो हीट का जो फॉर्मूला हम लोगों के पास आ गया, दैट इज V टाइम्स I टाइम्स T जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ये हीट का फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसी पे एक लॉ बना हुआ है जिसको हम लोग, बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो अभी मैंने हीट का फॉर्मूला आपके साथ जो है वो डिस्कस किया। हीट का फॉर्मूला इज V टाइम्स I टाइम्स T। तो सबको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, I टाइम्स R टाइम्स I टाइम्स T। तो हीट का फॉर्मूला यहां पे क्या आ गया, I² RT। तो यहां पे हीट का फॉर्मूला I² RT। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, किसी भी रेसिस्टर के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन अ गिवन रेसिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, रेसिस्टेंस, और कितने टाइम के लिए जो है वो फ्लो कर रहा है, उसी चीज को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो बोल देते हैं। एक्चुअल में ये VIT ही है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट ही है, और साथ में हमने जो है वो V की वैल्यू IR पुट कर दी, I² RT हमारे पास जो है वो करंट, इसकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जो वैल्यू है वो आ गई। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है वो पूछी भी गई है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी जो है वो आ जाते हैं। इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज भी है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो हीट का फॉर्मूला पहला VIT, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, V की वैल्यू पुट कर दी क्या, IR इंटू में IT। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, I² RT। उसके बाद देखो V इज इक्वल टू IR है,
तो आई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, v बाय आर होगी। इसी फॉर्मूला में आई की वैल्यू मैं v बाय आर पुट कर रहा हूं, तो v बाय आर का स्क्वायर टाइम्स आर टी। इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। कैसे, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा, आर से आर कटेगा, तो ये भी एक फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास है। जितने मर्जी कॉम्बिनेशन, 3-4 कॉम्बिनेशन जो है वो इसके बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमने, सॉरी करंट की वैल्यू हमने पुट कर दी एक बार हम रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है आई वी की फॉर्म में बना लो। ठीक है, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो है वो आप बना के, आप इस्तेमाल करके कुछ डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज जो है वो आप डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो हीट आ गई वी स्क्वायर बाय आर टी, और यहाँ पे हीट आ गई आई स्क्वायर बाय आर टी। ठीक है, अब ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, और कैसे जो है वो चीजों को अपने को डिराइव करना है। तो अगर तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं हीटिंग की, जहां पे करंट सेम है, सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सेम करंट के लिए। जहां पे सेम पोटेंशियल है वहां पे आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो हीट किसके प्रोपोर्शनल है हम लोगों के पास, अगर आप देखा जाए यहाँ पे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है और टाइम है। पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही है सारे रेसिस्टेंसेस के अंदर। तो कंपैरिजन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सी चीज सेम है। ये नहीं है पोटेंशियल वेरी कर रहा है और आप पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल लेके चीजें अलग हो जाएंगी। फिर आप एटलीस्ट, अगर आपको ये देखना है कि कैसे वेरी कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रही हैं चीजें, तो अगर आप बेटर है कि एक वैल्यू को इसके अंदर से कांस्टेंट सोच के चीजों को जो है वो देखें। जैसे सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में सबको पता है कि भाई करंट जो है वो सेम रह रहा है, करंट सेम रह रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप एटलीस्ट हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकाल सकते हो, एक रेसिस्टेंस का, दूसरे का, तीसरे का। आपको देखो मैं आपको बताता हूं, 2 केसेस लेता हूं, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यार ये ना मैं हवा में बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक सीरीज सर्किट है R1 और R2, इसके अंदर सबको पता है करंट सेम है। यहां पे क्या है, करंट की वैल्यू सेम है। अब यहां पे देखो, अगर करंट की वैल्यू सेम है तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, करंट की वैल्यू सेम है। दूसरा सर्किट देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये पोटेंशियल है और ये R1 ये R2, सबको पता है इन दोनों के अराउंड पोटेंशियल सेम है। तो यहां से अगर मैं देखूं ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भाई बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहां पे, एक साइड पे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एक साइड पे हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है ना, तो भाई यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। भाई वो पूछेगा हीट का रेशो बताओ कितना है, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रही, भैया ये वाला फॉर्मूला लगाऊं मैं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हीट होती क्या है भाई, हीट रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो याद रखो, हीट का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालना है आपको। ये पूरे फॉर्मूला में ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि वो सर्किट किस कैटेगरी का सर्किट है। अगर वो हम लोगों के पास सीरीज सर्किट है तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास होगा, और अगर वो सर्किट हमारे पास पैरेलल सर्किट है तो उस केस में हीट की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जो है वो होने वाली है। तो यू कैन नॉट जनरलाइज इट कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। कंफ्यूजन भी अपने दिमाग में नहीं क्रिएट करना। क्यों, क्योंकि ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तब है जब आई की वैल्यू कांस्टेंट है। आई की वैल्यू तब कांस्टेंट होगी जब ये सीरीज सर्किट होगा। और दूसरा, यहां पे हीट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, लेकिन ये हीट की वैल्यू तभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है जब यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक सेम वैल्यू का पोटेंशियल जो है वो होगा। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये वाला फंडा भी आपको जो है वो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, मैंने अभी आपको हीट का फॉर्मूला जो है वो बताया, क्या रहता है, आई स्क्वायर आर टी जो है वो हमारे पास हीट का फॉर्मूला रहता है। अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम खर्च हो रहा है, दैट इज हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया, आई स्क्वायर आर के बराबर हो गया। अब इसी हीट पर यूनिट टाइम को मैं एक अलग टर्म से डिफाइन कर रहा हूं, जिसको हम लोग जो है वो पावर बोल देते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कितना हीट फ्लो कर रहा है पर यूनिट क्या टाइम, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लो, यहां पे क्या आ गया, आई स्क्वायर आर जो है वो आ गया। ठीक है, अब आई की जगह देखो, इसके कई सारे फॉर्मूलाज मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं। इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर को आई इंटू आर इंटू व्हाट, आई
क्योंकि आई स्क्वायर आर था, अब आई आर किसके बराबर है, वी इंटू आई के बराबर जो है, ये हम लोगों के पास हो गया। दूसरा एक चीज और समझो आप, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आई को वी बाय आर, तो यहां से एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया, क्या, वी स्क्वायर बाय आर। तो तीन फॉर्मूलाज, नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो हमारे पास पावर निकालने के यहाँ पे तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अंदर फॉर्मूलाज जो है वो आ गए। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइन करनी है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकंड, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब पावर को देखो है क्या, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है। एनर्जी किसके बराबर होती है, जूल के बराबर होती है। टाइम किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है। तो पावर क्या होगी, जूल पर सेकंड होगी। जूल पर सेकंड के लिए एक अलग से टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग वॉट बोलते हैं और कैपिटल डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर हम लोगों के पास जूल पर सेकंड है, और जूल पर सेकंड को हम लोग बेसिकली यहां लिख देते हैं कि ये मेरे पास वॉट जो है वो रहता है। अब हमारे घरों के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूनिट जो है वो इस्तेमाल होती है एनर्जी की, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, किलोवाट आवर जो है वो बोल देते हैं। अब देखो है क्या ये, किलोवाट आवर। ठीक है, किलो का मतलब हो गया 1000, वॉट का मतलब हो गया जूल पर सेकंड। आर कितने सेकंड होते हैं, आर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ये सेकंड से ये सेकंड कटा, तो यहां पे क्या हो गया, 3600 जूल। तो 3600 जूल जो है ये हम लोगों के पास बेसिकली क्या हो गया, एनर्जी जो है वो होगी। तो एनर्जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 36 लाख जूल एनर्जी आ गई। अब जब 36 लाख जूल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, 1 किलोवाट आवर, या इसको हम यूजुअली घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, इतने यूनिट बिजली फूकगी, इतने यूनिट बिजली जो है वो खर्च होगी, तो दैट इज अ यूनिट कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट मतलब हम लोगों के पास किलोवाट आवर की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और ये किलोवाट आवर 36 लाख जूल के बराबर जो है वो होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रहती हैं कुछ हीटिंग इफेक्ट्स की जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो घरों के अंदर टोस्टर्स देखे हैं, प्रेस देखी है जिसको हम लोग आयरन जो है वो बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ओवन हो गया, बल्ब हो गया, गीजर्स हो गए, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। डोमेस्टिक सर्किट्स जो है वो कैसे हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं, उस चीज को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर यूजुअली हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ना दो सर्किट्स जो है वो बना के बताता हूं। मान लो आपका घर है, ये आपका फ्रिज लगा हुआ है। ठीक है, फ्रिज का सिंबल नहीं होता, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं। ठीक है, जो प्रॉपर रेसिस्टेंसेज है वो मैं लगा देता हूँ। ये फ्रिज लगा हुआ है, मान लो ये आपने एसी लगा रखा है, ये आपने एक बल्ब लगा रखा है, ये आपके घर में कुछ और लगा हुआ है, सारे के सारे बाहर मीटर की तार से जो है वो कनेक्टेड है, और सारे अप्लायंसेस जो है वो इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक सेट हम लोगों के पास, ये फ्रिज लगा है, ये टीवी लगा है, ये एसी लगा है, ये हम लोगों के पास बल्ब लगा हुआ है, और ये सारे इस तरह के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो बोलेंगे। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि अगर ये हमारे घर का सर्किट हो और इसके अंदर से ये वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए से मतलब क्या है कि ये लो वॉशिंग मशीन खराब होगी, बीच में से तार तो टूट गई, कोई वॉशिंग मशीन के अंदर की कोई तार टूट गई, सारी लाइट बंद होगी। क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। सबसे बड़ी समस्या देखो इसकी, ये ओपन सर्किट हो गया। अब जब ये ओपन सर्किट हो गया तो जो करंट यहां से फ्लो कर रहा था इस डिवाइस से, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद। भाई ये क्या हो रहा है, भाई मशीन मेरी खराब हुई, एसी बंद हो रहा है, कोई सेंस बन रही है। तो इसका मतलब ये तो सिस्टम ही गलत है, ये तो कॉन्सेप्चुअली ही रॉन्ग है कि भैया ऐसे तो कनेक्ट होने ही नहीं चाहिए। दूसरा देखो, ये एक वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट है, वोल्टेज डिवाइड होती है। अब 220 वोल्ट का मैंने जो है वो बैटरी या बाहर सर्किट को जो वो कनेक्ट कर रखा है, वॉशिंग मशीन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 50 वोल्ट की बिजली जो है वो रहेगी। भाई 50 वोल्ट पे थोड़ी वॉशिंग मशीन चलेगी। सबसे बड़ी समस्या तो है वॉशिंग मशीन को तो 220 वोल्ट चाहिए, एसी को भी 220 वोल्ट चाहिए, फ्रिज को भी 220 वोल्ट चाहिए। तो कैसे देंगे भैया सबको सेम 220 वोल्ट? इसका मतलब ये भाई ये बिल्कुल गलत है। सीरीज सर्किट हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं घरों के अंदर। अब इसका फायदा देखो यहाँ पे, ये देखो इसको भी 220 वोल्ट चाहिए, हाँ जी मिलेगा। इसको भी 220 वोल्ट चाहिए, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली बाहर मेन सोर्स से जो वो कनेक्टेड है। बल्ब को भी 220 वोल्ट चाहिए, ये भी मिलेगा। यहां पे भी 220 वोल्ट चाहिए, ये भी मिलेगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा, अगर बल्ब मान लो खराब हो भी जाता है तो भाई अपने को रत्ती भर फर्क ना पड़ा है,
ये सर्किट ओपन भी हो तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें नहीं भी गया आर्म में करंट, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। तो मतलब जो चीज खराब है वही बंद हो रहा है, बस सबसे बड़ा फायदा देखो। तो इसीलिए डोमेस्टिक सर्किट्स को हम लोग पैरेलली डिजाइन करते हैं ताकि हम लोगों के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए होता है। दूसरा, अगर कोई अप्लायंस खराब हो रहा है तो वही बंद हो, बाकी अप्लायंसेस जो है वो बंद ना हो। सीरीज के अंदर अगर हम लोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डिवाइस जो है वो हमारा खराब है। दूसरा, सीरीज के अंदर क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडिंग सर्किट है तो पोटेंशियल जो है वो हम लोगों के पास डिवाइड हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस जो है वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल पे इंडिया के अंदर 220 वोल्ट पे और कुछ जगह पे 110 वोल्ट पे काम करने वाले हैं, वही हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो वो ढंग से जो है वो काम नहीं करेंगे हमारे अप्लायंसेस। ठीक है, अब इसी चीज को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप यहां पे नोट कर लो कि डोमेस्टिक सर्किट्स में पैरेलल का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज के अंदर ये हो रहा है, सीरीज में 220 वोल्ट नहीं रहेगी, पैरेलल में ये चीज जो है वो रहती है और इससे जो है वो हम लोग मतलब इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, फ्यूज जो है वो। भाई इतने महंगे महंगे डिवाइस लेके, इतने महंगे महंगे फ्रिज टीवी लेके अगर उसकी भी प्रोटेक्शन हम लोग ना कर पाए तो वो तो खराब हो गया ना काम। ठीक है, मान लो बाहर से बहुत ज्यादा बिजली आ जाए, जो कि इंडिया में अक्सर यूजुअली घरों के अंदर जो है वो देखने को मिलता है कि एकदम से लाइट तेज आ गई, एकदम से लाइट जो है वो स्लो आ गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो क्रिएट हो। भाई नहीं करना मेरे को कमेंट ऐड कुछ भी, ये क्या हो गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगी गड़बड़। तो इसको ऐसे देखो, मान लो ये आपका बहुत बढ़िया एक आपने अच्छी क्वालिटी का जो है वो कोई भी गैजेट लिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन करते हैं। इसका फंडा समझाता हूं। ये एक बहुत क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे पतली सी तार ले ली, अलग कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस डिवाइस को मैं क्या बोलता हूँ, फ्यूज बोलता हूं, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, कहीं से भी सर्किट पूरा कंप्लीट है। जैसे ही करंट ज्यादा आया, आपको पता है करंट I²RT हीट प्रोड्यूस हो रही है। इस वायर का ना लो मेल्टिंग पॉइंट है, इस वायर का इतना मेल्टिंग पॉइंट है कि जो तो नॉर्मल करंट आ रहा है उसको बस पास होने दे, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ अगर करंट आ रहा है तो हीट इतनी प्रोड्यूस हो कि वायर ही मेल्ट कर जाए। फंडा देखो कितना सिंपल सा हमने इस्तेमाल करा, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट को इस्तेमाल करके हमने फ्यूज को जो है वो डिजाइन किया कि भाई हम लोगों का गैजेट बहुत महंगा लगा हुआ, उसके आगे हमने लगा दिया फ्यूज कि भाई जैसे ही करंट ज्यादा आएगा ना वायर ही मेल्ट कर जाएगी, सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। यही फंडा है फ्यूज का कि भाई हमने एक लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर को पहले कनेक्ट कर दिया ताकि अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो हीट को प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी तो ये वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। जब करंट फ्लो करना बंद कर जाए समस्या खत्म, करंट ज्यादा आया अपनी वायर जो है वो मेल्ट करेगी, काम खत्म। वही चीज तो अपने को देखनी थी। अब इसी चीज को पढ़ लो यहां से, क्या एक पीस ऑफ वायर है जिसका क्या लो मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों के पास है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे ही जो है वो ब्रेक कर जाती है, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो हायर होता है। ये मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये कौन सा होता है हम लोगों के पास, टिन, लेड या जिंक भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे वर्कआउट करती है, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर हायर करंट जब आता है तो फ्यूज के अंदर से फ्लो करता है, ये मेल्ट करती है, अप्लायंस जो है वो हमारा बच जाता है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। काफी ज्यादा एफर्ट लगाए वन शॉट को क्रिएट करने में, सारे फंडे तकरीबन जो मैंने कवर अप कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के वीडियोस हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी लेके आने वाले हैं। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वो रेड बटन जो रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, प्लीज दबाते जाओ।